So, very good evening and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on our platform. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। करंट अफेयर्स का सेशन आज हम लोग देखने वाले हैं। तारीख है 2 जुलाई, ठीक है। बहुत जल्द मैंने वैसे आप सभी को वादा किया था कि आज क्लासेस जो है वो सुबह 8 बजे होंगी, बट मोस्ट प्रोबेबली जो रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी वो कल से सुबह 8 बजे शुरू हो जाने वाली है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ। ये टेबल ऑफ कंटेंट है जहां पे आप देखोगे डेज एंड थीम्स के भी न्यूज़ है, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स है, नेशनल अफेयर्स है, साइंस एंड टेक है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है। ये तमाम न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ आपके सामने है डेज एंड थीम्स से रिलेटेड। आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे। आपसे पूछ रहा है कि हूल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल हूल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ध्यान रहे, हूल दिवस का सेलिब्रेशन 30 जून को होता है। कब होता है? 30 जून को होता है। देखो, 30 जून 1855 ये वो साल था, ठीक है। 30 जून 1855, 30 जून, है ना, 1855 ये वो साल था, है ना, जब संथल्स ने, संथाली लोग जानते होंगे आप, है ना। तो संथाली लोग कहाँ के? झारखंड के। झारखंड के, है ना, झारखंड के। इन्होंने विद्रोह किया था, है ना, किसके खिलाफ? तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और ये जो पर्टिकुलर विद्रोह था, इस विद्रोह को लीड कौन कर रहे थे? तो याद रखना, सीधू एंड कन्हू। लिख लो, सीधू, सीधू एंड कन्हू, कन्हू मुर्मू, कन्हू मुर्मू, ठीक है। तो ये जो दो व्यक्ति थे, ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो विद्रोह जो है इसकी शुरुआत की थी। कब? 30 जून 1855 को। और इसी दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? हूल दिवस से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हूल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी ना, वो कहां से हुई थी? बोगीनद, एक विलेज है जो प्रेजेंट डेट में झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहीं से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो झारखंड के इस पर्टिकुलर विलेज से 30 जून 1855 में, ठीक है, दो लोगों के द्वारा एक विद्रोह की शुरुआत की गई थी, है ना। मतलब ये विद्रोह को लीड कर रहे थे। किसके खिलाफ ये विद्रोह था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये विद्रोह था, ठीक है। इसे हम संथाली रिवॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो 1857 वाला रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना, उससे पहले का ये रिवॉल्ट है, उससे पहले का ये रिवॉल्ट है। इसके बाद बात करते हैं 29 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता होगा 29 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का सेलिब्रेशन कब देखने को मिलता है? तो 29 जून को, ठीक है। 29 जून को इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका सेलिब्रेशन पहली बार 2007 को हुआ था। किसके बर्थ एनिवर्सरी पर इसका सेलिब्रेशन होता है? तो पीसी महल नोविस, महल नोबिस, ठीक है। अब देखोगे जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है, इसमें इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, है ना। और ये प्लान जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात करता है, ठीक है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 29 जून को। वहीं अगर मैं 1 जुलाई की बात करूं तो नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन कब हो रहा है? तो 1 जुलाई को। 2 जुलाई को सेलिब्रेशन होता है यूएफओ डे, है ना, यूएफओ डे, ठीक है। एलियन से इनका संपर्क होता है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली। इसका फुल फॉर्म क्या है? अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था हूल दिवस, तो हूल दिवस का सेलिब्रेशन झारखंड में हो रहा है क्योंकि इसी तारीख को, है ना, भोगनीत विलेज जो कि झारखंड में, यहां से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की गई थी। और इस रिवॉल्ट को लीड कौन कर रहे थे? तो सिद्धू एंड कन्हू मुर्मू, ठीक है। आइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं।
अगला न्यूज है रैंक्स एंड रिपोर्ट्स रिलेटेड। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जो कि रिसेंटली रिलीज किया गया है। सबसे पहली बात, ये रिपोर्ट रिलीज कौन कर रहा है? ये रिपोर्ट रिलीज कौन कर रहा है? तो यूएनसीटैड। यूएनसीटैड इस रिपोर्ट को रिलीज कर रहा है। यूएनसीटैड का मतलब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। लिख लो, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये पर्टिकुलर बॉडी को स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1964 के अंदर। ये रिपोर्ट को किसको करती है? तो याद रखना, ये रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करती है। फिर से समझते हैं। मैंने कहा कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 रिसेंटली रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी के द्वारा जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है 1964 में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। लेकिन ये बॉडी रिपोर्ट किसको करेगी? तो यूनाइटेड नेशंस के वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड काउंसिल को ये रिपोर्ट करेगी। अब कहा गया है भैया, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भैया क्या होता है, पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो होता है भैया, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि किसी कंपनी के द्वारा भी किया जा सकता है एंड किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी किया जा सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा निवेश है जो कि कंपनी के द्वारा भी किया जा सकता है, इंडिविजुअल के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, किसी ए कंट्री के, ये कंपनी इंडिविजुअल कहां का है? ए कंट्री का है, बट ये निवेश कहां कर रहा है? बी कंट्री के बिजनेस में निवेश कर रहा है। बात समझे? अरे लेट्स से मैं इंडिया का हूं, मैं इंडिया का एक इंडिविजुअल हूं, मैं इंडिया में रहने वाला एक सिटीजन हूं, या मेरी एक कंपनी है इंडिया के अंदर, लेकिन मैं यूएसए में जाकर वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वहां के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मोटिव क्या है? मोटिव है ना, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स को होल्ड करना। यहां पे भैया देखिए क्या होता है, यहां पे मोटिव क्या होता है? यहां पे एफडीआई का मोटिव होता है डिसीजन मेकिंग में आना, डिसीजन मेकिंग में आना। ठीक है, तो जब एक इंडिविजुअल या फिर कंपनी किसी एक देश का दूसरे देश में के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इसी को हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जिस देश में सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो मतलब आया, आउटफ्लो मतलब गया। बात समझ रहे हो? मान लो इंडिया में बहुत ज्यादा एफडीआई इनफ्लो हो रहा है, इंडिया में बहुत ज्यादा एफडीआई इनफ्लो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, है ना, इंडिया की पॉलिसीज के ऊपर इन्वेस्टर्स को भरोसा है। ठीक है, तो एफडीआई इनफ्लो में अगर हमारी रैंकिंग नीचे चली जाती है तो हमारी पॉलिसीज के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं है। तो यहां पे एफडीआई इनफ्लो की बात करूं तो एफडीआई इनफ्लो में हमारी रैंकिंग कितनी है? एफडीआई इनफ्लो लिख लेता हूं, एफडीआई इनफ्लो में हमारी रैंकिंग है 15th। और अगर मैं वही बात करूं एफडीआई आउटफ्लो की बात करूं तो हमारी यहां पे रैंकिंग 18 होने वाली है। ठीक है, लास्ट ईयर भैया यहां पे हमारी रैंकिंग कितनी थी? लास्ट ईयर हमारी यहां पे रैंकिंग 16 थी। कितनी थी? 16 थी। इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? इस लिस्ट को टॉप किया है यूएसए ने। सेकेंड पोजीशन पे आपको कौन देखने को मिलेगा? सिंगापुर देखने को मिलेगा। कौन? सिंगापुर। थर्ड पोजीशन पे आपको हांगकांग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एफडीआई इनफ्लो में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 15। एफडीआई आउटफ्लो में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 18। एफडीआई आउटफ्लो का मतलब होगा मैं भारत में रहता हूं, मैं भारत के एक नागरिक हूं, या मेरी कोई एक कंपनी है और मैं किसी दूसरे देश के बिजनेस में निवेश कर रहा हूं या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ठीक है,
एक और चीज होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे है ना, ए देश का व्यक्ति निवेश करता है बी देश के अंदर, बट बी देश के अंदर कंपनी में नहीं, है ना, एसेट्स के अंदर, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर यहाँ पे निवेश देखने को मिलता है। इसे हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी है, 15 है, ये बात भी समझने की जरूरत है। 2024 के अंदर 2024 के अंदर जो एफडीआई इनफ्लो हुआ है भारत में, एफडीआई इनफ्लो हुआ है भारत में, वो 27.6 बिलियन डॉलर्स है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस लिस्ट को टॉप कर रहा है कौन, यूएसए। रिपोर्ट किसकी है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। चलिए, अगला न्यूज आपसे पूछा है कि विच स्टेट टॉप्ड द नेशनल इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होता है, जैसे भैया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हो गए, प्रोटेक्टेड एरियाज भैया जैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हो गए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है ना। वेटलैंड भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके कंजर्वेशन के लिए भी काम करना है। नेशनल पार्क्स भी प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क्स भी प्रोटेक्टेड एरिया है। तो बोला है, एक असेसमेंट आया है 2020 से लेकर 2025 का असेसमेंट। असेसमेंट मतलब हम ये देखने का काम कर रहे हैं कि वो कौन सी स्टेट है जो कि इनके कंजर्वेशन के लिए बहुत 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 अच्छा काम कर रही है, इनके कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्टेड एरियाज के कंजर्वेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यहां भैया इस लिस्ट को टॉप कौन कर रहा है, केरला कर रहा है। ठीक है, इस लिस्ट को टॉप कौन कर रहा है, केरला कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 पे केरला है, नंबर 1 पे केरला है, बात याद रखना है। नंबर 2 पे कर्नाटका है, ये भी ध्यान में रख लेना, कर्नाटका है। एंड नंबर 3 पे आपको पंजाब देखने को मिलने वाला है, पंजाब देखने को मिलेगा। ठीक है, केरला एक लौता ऐसा स्टेट है जिसे यहाँ पे भैया वेरी गुड रैंकिंग मिला है। वेरी गुड का मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया इस पर्टिकुलर पीरियड में प्रोटेक्टेड एरियाज को कंजर्व प्रिजर्व करने में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो यहां पे केरला टॉप्स नेशनल इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर 2020-22। याद रहे, ये रिपोर्ट, ये जो इवैल्यूएशन है भैया, ये जो असेसमेंट है या इवैल्यूएशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कर रही है। कौन कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कर रही है। अच्छा, केरला के अंदर भी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन का काम कहां हुआ है, तो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है एराविकुलम नेशनल पार्क। यहीं पे आपको बहुत ज्यादा तादाद देखने को मिलेगी नीलगिरी तहर की। ठीक है, नीलगिरी तहर का बहुत सारा तादाद आपको देखने को मिलेगा। केरला का स्कोर कितना है, 76.22%। वेरी गुड रेटिंग सिर्फ इसी को मिला है। सेकंड नंबर पे आप देखोगे कौन सा हो जाएगा, कर्नाटका और फिर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, आइए, नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है। आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्चेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स एप्लीकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स, स्टैट्स का मतलब यानी कि स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल, ओहो क्या हुआ, ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल स्टैटिस डे एक एप्लीकेशन को प्रेजेंट किया जा रहा है, एक एप्लीकेशन को बनाया जा रहा है। और इस एप्लीकेशन का मोटिव क्या है भैया, इस एप्लीकेशन का मोटिव है कि जो स्टैट्स है ना, जो स्टैट्स है, किसके स्टैट्स, गवर्नमेंट के स्टैट्स हैं, जो सरकार की डेटा है ना, वो सिटीजन्स तक पहुंच सके, यानी कि सिटीजन इसे एक्सेस कर सके, है ना। सरकार चाहती है कि जो भी डेटा है, कोई भी डेटा है, ठीक है, कोई भी डेटा है ना, आम नागरिकों तक पहुंच सके। किस एप्लीकेशन की मदद से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स एप्लीकेशन की मदद से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स एप्लीकेशन की मदद से हम क्या करना चाहते हैं भैया, लोगों तक डेटा पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, इसे बनाया किसने है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को बनाया गया है भैया किसके द्वारा,
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। याद करो, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ भैया दो बॉडीज थी जो भी मर्ज हो जाती है, एक थी NSSO और एक थी CSO। ठीक है, जब ये दोनों मर्ज हुई तो क्या बना, NSO बना। कब बना, 2019 में। आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आइए आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री अनाउंस टू लॉन्च सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान। हाँ जी भैया, मंत्रालय कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्या चाहती है, इसने बोला कि देखो भैया मॉनसून आ गया है। क्या आ गया है, मॉनसून का सीजन आ गया है। एंड मॉनसून आएगा तो क्या होगा, रेनफॉल होगा, बारिश होगा। बारिश होगा तो बारिश की पानी एक जगह इकट्ठे हो जाएगी। जब पानी एक जगह इकट्ठे हो जाएगी तो यहाँ पे भैया है ना वेक्टर बॉर्न डिजीज आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे डिजीजेस का कारण ये रुका हुआ पानी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस अभियान को इनिशिएट किया गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ये किसका पार्ट होने वाला है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर इससे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अर्बन के अंदर इसका जो पहला वाला पार्ट था ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। और ये उसका जो दूसरा वाला वर्जन है ये 2 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था। अनाउंस 1 तारीख को हुआ था बट लॉन्च इस तारीख को हुआ था। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, आइए आपसे पूछा है कि विच स्टेट लॉन्चेस हेजिंग डेस्क फॉर कॉटन टर्मरिक एंड मेज फार्मर्स। हिंदी में पढ़ लेते हैं, किस राज्य ने कपास हल्दी और मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी टर्मरिक पैदा करने वाले किसान है ना, कॉटन पैदा करने वाले किसान हैं, साथ ही साथ मेज पैसा पैदा करने वाले जो किसान हैं फार्मर्स हैं, उनको हम लोग असिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि क्या होगा, उनकी इनकम जो है वो बढ़ने वाली है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या चाहती है कि टर्मरिक पैदा करने वाले किसान, कॉटन पैदा करने वाले किसान और मेज पैदा करने वाले किसान यानी कि मक्का पैदा करने वाले जो किसान हैं, उनको असिस्टेंस दिया जाएगा। किसके माध्यम से, हेल्प डेस्क के माध्यम से इनको यहाँ पे असिस्ट किया जाएगा ताकि इनकी इनकम बढ़ जाए। है ना, टर्मरिक की बात करूं, अगर आपको याद हो, है ना, नेशनल टर्मरिक बोर्ड को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। और कहां पे हुआ, निजामाबाद में इसका इनॉग्रेशन हुआ। कहां पे हुआ, निजामाबाद। और ये कहां पे है, तेलंगाना में है। कहां पे है, तेलंगाना के अंदर आपको निजामाबाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है, महाराष्ट्र इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्चेस आदि कर्मयोगी प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला गया है कि एक प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। ठीक है, और ये प्रोग्राम किसके वेलफेयर के लिए हो रहा है, तो ट्राइबल्स के लिए। अब खुद जो आदिवासी लोग होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, इनके लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चलाए जाते हैं, लेकिन बहुत बार इन तक वो वेलफेयर स्कीम पहुंच नहीं पाता क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो ये जो वेलफेयर स्कीम है, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इसकी औकात को बढ़ाने के लिए, है ना, न्यू दिल्ली के अंदर 2 दिनों का एक वर्कशॉप जो है इसे आयोजित किया गया। मोटिव क्या था कि जो वेलफेयर स्कीम्स चलाए जाते हैं, किसके लिए, ट्राइबल्स के लिए, वो उन तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। तो जो वेलफेयर स्कीम्स चलाए जाते हैं ट्राइबल्स के लिए,
उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। 2 दिनों का वर्कशॉप चलाया गया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे चलाया गया? न्यू दिल्ली के अंदर 2 दिनों का वर्कशॉप जो है भैया वो चलाया गया। ठीक है। और इस वर्कशॉप को भी नाम दिया गया आदि अन्वेषण। आदि अन्वेषण। आदि अन्वेषण। चलिए, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स की बात हो रही है। आपसे पूछा है हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द टाइटल धर्मा चक्रवर्ती एट द सेंटिनरी ऑफ जैन सेंट विद्यानंद। देखो, जैनिज्म के अंदर एक स्कॉलर है। जैनिज्म जो धर्म है भैया, इनके अंदर अब आपको एक बहुत ही महान स्कॉलर देखने को मिलेंगे, जिनका नाम क्या है भैया? जिनका नाम है विद्यानंद महाराज जी। विद्यानंद महाराज जी। ठीक है। इनका देहांत होता है 98 ईयर्स की उम्र में। और ये देहांत कब होता है? लास्ट टू लास्ट ईयर, यानी कि 2023 के अंदर। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 के अंदर। अब भैया इनके इनके जन्म के 100 साल को सेलिब्रेट करने के लिए, भैया 98 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। 2 साल के बाद भैया इनका 100वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होना था। और इस अवसर पर भैया नरेंद्र मोदी जी को एक टाइटल से सम्मानित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? धर्मा चक्रवर्ती। नाम क्या है? धर्मा चक्रवर्ती। अच्छा, जैनिज्म में ना, जैनिज्म में आपको अगामस देखने को मिलेगा, है ना? अगामस देखने को मिलेगा किसमें? जैनिज्म के अंदर। ठीक है, वर्सेस होते हैं, बेसिकली एक शिक्षा होती है ना? अगामस देखने को मिलेगा। ये बेसिकली भैया इसमें सबसे ज्यादा जो शिक्षा दी गई है वो 24वें तीर्थंकर जी के द्वारा दी गई है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीरा। महावीरा। ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें जो है वो जैनिज्म के लिए लिखी गई है। तो ये जो अगामाज है ना, इनको भैया, ये जो व्यक्ति है, इनको 8000 से ज्यादा अगामास वर्सेस जो है वो याद है। एक बात ये भी ध्यान में रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात हो रही है। तो हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन यूएस ओपन सुपर 100 टाइटल? तो भैया ये एक क्या है? बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ठीक है। और इसको कौन जीता है? इसको जीता है आयुष शेट्टी ने। आयुष शेट्टी ने, इसको चिराग कर लो, आयुष शेट्टी ने जीता है। किसको हराया है? तो कनाडा के एक प्लेयर को हराया है। किसको हराया है? तो कनाडा के एक प्लेयर को हराया है, जिसका नाम क्या है? ब्रियांग यांग। क्या नाम है? ब्रियान यांग नाम है। ये जो आयुष शेट्टी है साहब है ना, याद रखना 2023 वाले वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के अंदर, 2023 के वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने क्या, कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है। और इस टाइटल को जीतने वाले ये पहले इंडियन होने वाले हैं। चलिए, आखिरी सवाल, विच अमंग दी फॉलोइंग लॉन्चेस क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट, जिसका नाम है GoSat GW। बोला है इनमें से कौन सा देश ने एक ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो कि क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। तो भैया देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है? GoSat GW। ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया? ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ग्लोबल ऑब्जर्विंग ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल। फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है। वाटर वेपर, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस प्लस वाटर साइकिल, तो ये सैटेलाइट क्या करेगी भैया?
ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन वगैरह को यहाँ पे ऑब्जर्व करने का काम कर रही है। इसको लॉन्च किया गया है कौन से रॉकेट की मदद से? तो H2A रॉकेट की मदद से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और वो कौन सी देश है? तो जापान आपका सही आंसर होगा। जापान ने इसे लॉन्च किया है। आज का मिसलेनियस न्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, यानी कि DRI के द्वारा। और यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान बेस्ड गुड्स को यहाँ पे क्या किया गया है ना, मतलब सीज किया गया है। ये गुड्स कितने वर्थ का है? 9 करोड़ का है। कौन से ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। तो DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ, है ना, रेवेन्यू इंटेलिजेंस का ये ऑपरेशन है, जिस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। प्रोबेबली कल से सेशन जो है वो सुबह 8 बजे लाइव हो जाएगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।